इतना टाइम क्यों लगा? वहां से वहीं तो जाना था। अब चले जाओ, एक नंबर बोर्ड पे चले जाओ। गुड मॉर्निंग। समास पढ़ रहे थे लास्ट। क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट? द्विगु समास की संरचनाएं पढ़ ली थी। इसके बाद आप आगे पढ़ लेते हैं। तो नोट लिखा रहे थे। नोट क्या है वो सुनो। नोट ये है कि अगर नव का मतलब होता है ना नौ, नव का मतलब नौ, तो वहां पे समास है द्विगु। और यदि नव का मतलब है नौ, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। ये नव है। नव के दो अर्थ हो सकते हैं। नव का मतलब नौ भी हो सकता है, नव का मतलब नया भी हो सकता है। अगर नया है तो समास से कर्मधार है, क्योंकि विशेषता बताएगा। और अगर नव का मतलब नौ है तो इसका मतलब संख्या द्विगु है। कैसे? जैसे मैंने लिखा नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवरस, नौ रसों का समूह। नवरत्न, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। निधि मतलब खजाने, ठीक है। और ऐसे लिख दे नवयुग, नव कमल, नवयुग, नव कमल, नव प्रभात। अब नव का मतलब नया, नया है जो युग, नया है जो कमल, नया है जो प्रभात मतलब सुबह। अब सुनो, जैसे मान लो लिखो, मैंने लिखा नवग्रह, तो नौ ग्रहों का समूह है। और मैं लिख दूं नवगृह, नया है जो घर। एक मैं लिख देता हूं नौजवान, इसका मतलब नौजवान नहीं है, नया है जो जवान, उसको क्या बोलते हैं? नौजवान। समझ में आ गया? जब संख्यावाची होगा तो अर्थ द्विगु, और अगर संख्यावाची नहीं हुआ, विशेषता बताई, तो समास कौन सा? कर्मधारय। लिख दीजिए।
द्वंद्व का अर्थ क्या है? झगड़ा। तो दो जो पद बनेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, दो पदों के मिलने पर बनने वाला नया सामासिक पद क्या हो? इस प्रकार हो कि उनके बीच में, यानी कि दोनों पदों के बीच में पूरक या विरोधी का भाव मौजूद हो, पूरक या विरोधी का भाव मौजूद हो, तो उससे द्वंद्व समास कहा जाता है। तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। लाइन एक बार फिर से सुन लो, बीच में आवाज थोड़ी सी डाउन हो गई थी। आपने हेडिंग डाला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लिख रहे हैं पहली लाइन, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है झगड़ा। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है झगड़ा। दूसरी बात, यदि दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला, यदि दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला नया सामासिक पद, दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला नया सामासिक पद इस प्रकार हो, दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला नया सामासिक पद इस प्रकार हो कि वे एक दूसरे के पूरक या विरोधी हो, कि वे एक दूसरे के पूरक या विरोधी हो, तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ये लिखाया था ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, द्वंद्व समास की अगर बात कर ही रहे हैं तो आपने देखा कि एक तो दूसरे के, जैसे मान लो मैंने लिखा माता पिता, तो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। और मैंने बोल दिया कि पाप पुण्य, तो ये एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। तो या तो एक दूसरे के पूरक या एक दूसरे के विरोधी, इसके आधार पे दो तरीके तो यही हो गए द्वंद्व के। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगर बहुत सारी चीजों को समेट लिया जाए तो वहां भी द्वंद्व चलता है कि और क्या क्या है, और क्या क्या है, और क्या क्या है। तो और क्या क्या है उसके लिए अपन लगाते इत्यादि। क्या लगाते? इत्यादि। तो जब एक दूसरे के पूरक होंगे तो हम लगाएंगे और जब एक दूसरे के विरोधी होंगे तो हम लगाएंगे अथवा। अब और की जगह और एवं तथा वह भी हो सकता है, अथवा की जगह अथवा या भी हो सकता है। और इसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? जब बहुत सारी चीजों को समेट रहे हैं तो इत्यादि का। तो इस आधार पर यह पता चल गया कि द्वंद्व समास तीन प्रकार का हुआ। एक में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, और एक में सबको समेट लिया। जैसे आपने किसी से कहा कि चाय पानी पी जाओ, क्या बोला आपने? चाय पानी पी जाओ। तो ये जरूर नहीं है कि वो दूसरा वाला चाय और पानी पिलाए, वहां पे भी एक द्वंद्व है। मतलब मन में एक झगड़ा चलेगा कि हो सकता है वो लस्सी पिला दे, हो सकता है वो छाछी पिला दे। सही है। चाय पानी का मतलब ये नहीं होता कि केवल चाय पानी पिलाएगा। कोई आपसे कहेगा आओ बैठो चाय पानी पियो, हो सकता है वो रोटी परोस के लिए आए, चाय पानी का कह रहा है। तो वहां पे भी द्वंद्व चलता है। तो आप देखिए, द्वंद्व समास तीन प्रकार का हुआ। इसको बोलेंगे इतरेतर द्वंद्व, इसको बोलेंगे वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर क्यों है? क्योंकि इतर प्लस इतर, ये और ये। वैकल्पिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक विकल्प का चयन है, या तो यही या यही, या का लगेगा बीच में। और यहां पे चूंकि सबको समेट लिया इसलिए कहलाएगा समाहार। क्या कहलाएगा? समाहार में हम क्या मानते हैं? जहां पे और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने चाय पानी बोला, तो चाय पानी के साथ आप कुछ भी पिला सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं। चाय पानी फिक्स नहीं है, फिक्स होता है तो समूह आता है, ठीक है, और नहीं होता है तो समाहार आता है, बताया था। चलो, तो अगला हेडिंग डालिए, द्वंद्व समास के प्रकार। द्वंद्व समास के प्रकार। द्वंद्व समास मुख्य रूप से तीन प्रकार का है। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। द्वंद्व समास के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। ओके, अब आप लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे। एक होता है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर।
दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। तो आप देखिए कि द्वंद्व तीन प्रकार का है। इतरेतर क्या होगा, ये एक दूसरे के पूरक पूरित होंगे, एक पूर्ति करने वाला दूसरा पूर्ति होने वाला, ये कहलाएगा पूरक पूरित। वैकल्पिक में एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक लौम है तो दूसरा प्रतिलोम है। और यहां पे एक शब्द के साथ दूसरा सार्थक भी हो सकता है और दूसरा निरर्थक भी हो सकता है। दो प्रकार के संबंध होते हैं, सार्थक सार्थक संबंध और सार्थक निरर्थक संबंध। जैसे मैंने बोला चाय पानी पी जाओ, तो चाय पानी तो दोनों ही सार्थक है। मैं ऐसे बोल सकता ना चाय वाय पी जाओ, तो चाय के साथ जो बाय बोला उसका तो कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इनके बीच में संबंध होते हैं। ये मैंने आपको द्वंद्व समास का प्रकार बता दिया और ये क्रमांक हो ही गया है। अब बचा क्या, कौन सा योजक लगाएंगे। योजक या अव्यय एक ही बात है, हाँ या ना। अव्यय कौन होता है, जो खर्च नहीं हो। योजक कौन होता है, जो जोड़ने वाला है। यहां पे जो जोड़ने वाला आता है वो लिंग वचन से नहीं बदलता, चाहे और हो या अथवा है। अथवा का अथवी अथवे तो होता नहीं है, इसका मतलब वो योजक भी अव्यय भी है। जोड़ने वाला इसलिए योजक कहेंगे, लिंग वचन से बदल रहा है इसलिए अव्यय कहेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, चार आएंगे, और एवं तथा व। यहां पे कौन आएगा, अथवा या। और यहां पे जैसे मैंने अभी बोला आपके सामने, चाय पानी और या फिर चाय वाय। ठीक, इसके उदाहरण भी, इसका वो भी लिख देते हैं, विच्छेदन भी विग्रह भी। ये तो उदाहरण, सॉरी, यहां पे अंत में क्या आएगा, इत्यादि। मैं ऐसे लिख देता हूं, इत्यादि आएगा और ये अंत में आता है। ठीक, इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे लिख दो माता पिता, ऐसे वो लिखते हैं सेम। जैसे लिखा ज्ञान विज्ञान, इसका मतलब ज्ञान और विज्ञान ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पक्ष के हैं। ये एक दूसरे के पक्ष करेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ हैं। और समाहार का मतलब सबको समेटना, तो ये क्या करेंगे, सबको समेट देंगे। ठीक है, सबको समेट देंगे। चाय पानी आपने पिलाया तो चाय पानी में सब आ गया। ज्ञान विज्ञान, इसमें अगर देखें तो ज्ञान अज्ञान, या तो ज्ञान ही होता है या अज्ञान ही होता है। और यहां पे जैसे कि चाय पानी या फिर चाय वाय। समझ में आ गया, लिखो।
हो गया, आगे चलते हैं। एक एक पे आ जाइएगा। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा इतरेतर द्वंद्व समास। नंबर ए, इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण। जो इतरेतर द्वंद्व है उसका उदाहरण। आवाज आ रही होगी भाई अभी। कहाँ हो गए खराब? ये देख, वो जिस समय उसकी बैटरी डाउन थी उस समय किसी ने लिख दिया। कई बार कुछ चीजें लेट पहुंचती है, टेक्निकल बातें हैं। जिसे मैं लिखता हूं माता पिता तर्क वितर्क ऊहापोह राधे श्याम सीताराम उमा शंकर घोड़ा घोड़ी भाई बहन दूध रोटी। ठीक है, ये लिखिएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्या करना है यहाँ पे? और का प्रयोग करना है, लिख दो। माता व पिता, व एवं और में से कुछ भी लगा सकते हो। तर्क और वितर्क। तर्क और वितर्क में क्या अंतर है? तर्क और वितर्क में क्या अंतर है? तर्क क्या होता है? अपन ने कोई बात को समझाने के लिए बोला, वो है तर्क। और मान लो फिर भी किसी के समझ में नहीं आए, तो उसी बात को समझाने के लिए हम जो फिर विशेष शब्दों का प्रयोग करें। विशेष का मतलब, जैसे आपसे किसी ने कहा कि सूर्य सुबह यूं से यूं जाते देखते हम, सूर्य धरती के चक्कर लगाता है। आपने कहा नहीं, घूमती धरती है, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है। अभी आपने उसको समझाया कि धरती घूम रही है ना, इस सूर्य तो स्थिर है। अब धरती के सामने कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। नहीं आता तो रात है, आ जाए तो दिन है। फिर कोई नहीं माने तो आपने ग्लोब लिया और उसको उसको समझाने के लिए दिन रात का बनना उसको बताया कि देख ऐसे पृथ्वी यूं झुकी हुई है, ऐसे ये है, इसलिए एक हिस्से में अंधेरा रह जाता है, एक हिस्से में उजाला हो जाता है। भाई जरूरी थोड़ी है कि आपके यहाँ दिन हो रहा हो तब अमेरिका में दिन हो रहा होता, वहाँ रात होती है। तो बताते हैं सारी बात कि भाई सूर्य एक ही है, पृथ्वी एक ही है। तो ये जो तो आपने दूसरी बात समझाई ना, ये क्या है? वितर्क, मतलब विशेष तर्क है। जब कोई तर्क हो और उसी को समझाना हो तो क्या बोलते हैं? वितर्क। लिखना एक बार, इसके बाद आगे लिखो ऊहापोह, ऊह बे अपोह राधा और श्याम सीता व राम उमा एवं शंकर घोड़ा व घोड़ी भाई और बहन। बहन नहीं होता है ना, बहन होता है। दूध व रोटी। एक चीज थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यहां पे है ना
ऊ और अपो दोनों विरोधी शब्द है। जहाँ ऊ होता है वहाँ पे अपो नहीं होता, अपो होता है वहाँ पे ऊ नहीं होता नॉर्मली। ऊ का मतलब यस, अपो का मतलब नो। जहाँ यस है वहाँ नो नहीं है, नो है वहाँ यस नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि हल्की हल्की रिमझिम बारिश आ रही है, अब आपको लगेगा कि कोचिंग चलना चाहिए, तो आप दरवाजे पर खड़े हैं, यहाँ तक आप यस पर हैं कि चलते हैं, मामूली ये तो रुक जाएगी, लेकिन उस दरवाजे से आप आगे भी नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब आपके अंदर नो भी चल रहा है। अब अगर आपके अंदर यस होता तो आप दरवाजा क्रॉस करके आगे आ जाते, और नो होता तो आप अंदर घर में सारा बैग वैग वापस रख देते, लेकिन दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। उस समय यस भी चल रहा है और नो भी चल रहा है, मतलब इससे बोलते हैं ऊहापोह। बोले मैं इस ऊहापोह में हूं कि तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करूँ कि सेकंड ग्रेड की करूँ, तो एक दिमाग में आता है सेकंड ग्रेड करते हैं, उसके चक्कर में डीटी भी हो जाएगी, फिर एकदम लगता है नहीं नहीं बनना तो फर्स्ट ग्रेड ही है। तो वो दोनों चीज एक साथ चलेगी, उसको क्या बोलते हैं ऊहापोह। तो कई बार यस और नो एक साथ चलते हैं, अगर अलग अलग चलते तो वैकल्पिक द्वंद्व होता, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन अलग अलग नहीं चलते, कई बार दोनों चीज एक साथ चलते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं ऊहापोह। तब ये एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अभी जैसे मैं बोलूं रात दिन, अब आपसे ये कहे ना कि तुम रात दिन की शिफ्ट में काम कर सकते हो, इसका मतलब या तो रात की शिफ्ट में काम करोगे या दिन की, क्योंकि 24 घंटे तो कोई काम करेगा नहीं। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि वह दिन रात मेहनत करता है, इसका मतलब है दिन और रात दोनों टाइम मेहनत करता है। तो एक बार दिन रात का मतलब हुआ दिन और रात मेहनत के संदर्भ में, और काम करने के संदर्भ में दिन रात नहीं हुआ। काम करने का मतलब हुआ या तो दिन या रात। तो रात दिन शब्द तो एक ही था, पर एक बार तो आया या, क्योंकि काम करने के संदर्भ में था, एक बार आया और क्योंकि पढ़ाई के ऊपर था। समझ में आया? पूजा समझ में आया क्या? हाँ, कौन सा समास है? द्वंद्व में कौन सा है? आया इसके समझ में? जब मैं समझा रहा था तो लिखने पे ध्यान था, इसलिए कहता हूं लिखा मत करो। किताब दे दी ना, उसमें सब लिखा हुआ है। आगे सुनो, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, इसका मतलब मैं दिन और रात मेहनत करता हूं, तो और लगाया ना मैंने, इसका मतलब इतरेतर द्वंद्व है। मैं दिन रात के शिफ्ट में काम करता हूं, या तो इसका मतलब या तो दिन की शिफ्ट में करूंगा या रात की में करूंगा, दोनों शिफ्ट में तो करेगा नहीं आदमी। तो वहां पे क्या लगा, या दिन या रात, तो दोनों चीज हो सकती है, वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली रात और दिन एक दूसरे के विरोधी हैं, तो वैकल्पिक द्वंद्व है, हाँ या ना। लेकिन अगर साथ में आते हैं तो फिर इतरेतर भी हो जाएगा। अब इसको लिखो, ये लिख दो आप। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा वाला लिखो, वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण। वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें क्या होगा, विकल्प का चयन होगा, तो एक दूसरे के विरोधी आएंगे, पाप पुण्य, सुख दुख, लाभ हानि। अच्छा, अलग अलग की जगह जुड़े भी हो सकते हैं, जैसे यशाप यश,
अब यहां पे दो है, यस और अपयस। देव दानव, स्थूल सूक्ष्म, चर अचर, मिला के क्या हो जाएगा? चराचर। चर प्लस अचर। ठीक है, लिख दो इसको, या लगाना है इसमें, सिंपल है ये। पाप पुण्य बराबर पाप अथवा पुण्य। सुख दुख, सुख अथवा दुख।
धन दौलत इत्यादि, चाय पानी इत्यादि, उछलना कूदना इत्यादि, देखना संभालना इत्यादि, कुर्ता टोपी इत्यादि, रुपए पैसे इत्यादि, चाय इत्यादि, रोटी इत्यादि। ये आपने लिख लिया था सारे। इनमें क्या लगाया था सब में? या। पाप या पुण्य, सुख या दुख, लाभ या हानि, यश अथवा अपयश, देव अथवा दानव, स्थूल अथवा सूक्ष्म, चर अथवा अक्षर। ये तीनों प्रकार के द्वंद्व हो गए। समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कई बार पढ़ा है 38 बराबर 8 और 30, तो उसका क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, पहले लिख लो आप आराम से। अब अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, गिनतियों में समास। क्या ये द्वंद्व चल रहा है अभी, चेंज नहीं हुआ है ना? द्वंद्व है, द्वंद्व में अगला लिखना है आपको। एक छोटा सा हेडिंग है यहीं पर, गिनतियों में समास। गिनतियों में समास के अलग अलग रूल होते हैं, वो आपको लिखने हैं। हेडिंग डालिएगा, गिनतियों में समास। ठीक, इसको सुनिएगा। देखो 5 रूल है। पहला रूल सुनो, अगर एक छोटी संख्या है और दूसरी बड़ी संख्या है, स्मॉल और बिग नंबर, अगर दोनों हो तो मिलके जब भी कोई शब्द बनाएंगे तो इनके बीच में और का प्रयोग होगा, और का प्रयोग होगा तो समास कौन सा हो जाएगा? इतरेतर। ठीक, कैसे? जैसे मैंने लिखा 38, पहले कौन आया? अड़। एक संख्या है ना, इसमें संकेत करेगी। जैसे यहाँ 30 है तो अड़ संकेत कर रहा है कि अड़ का मतलब 8 है। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर मान लो दो संख्याएं हैं और उनके बीच में आधे या दुगने का संबंध हो, या तो आधे का या डबल का, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप एक एक लिखो, लिखो आप। गिनतियों में समास नियम नंबर 1। ऑनलाइन वालों, पहले पढ़ा क्या कभी गिनतियों में समास? नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ लो, लिखो। नहीं पढ़ा ना पहले? हाँ, इसलिए आज पढ़ लो। वो जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, समझ गए? वो अच्छे के लिए हुआ और बढ़िया भी है।
चलो, गिनतियों में समास नियम नंबर 1। पहला नियम क्या, ये सुनो। पहला नियम क्या, ये सुनो। जैसे मान लो मैंने लिखा 26, क्या लिखा, 26, 38, 72, 89, ठीक। धरती फाइनली गोल है, धरती अंत में गोल है। कोई ऊंचाई पे चला जाएगा तो भी वो वापस आना यही है। तो कोई कुछ भी कहे ना, उसका कोई इफेक्ट मन में नहीं आता, वो उसकी परिस्थिति उससे कहलवा रही है। एक निश्चित समय बाद क्या होगा, वो वापस उसी जगह पे आएगा, क्योंकि उसको पता है। मार्केट में एक टीचर जो साहित्य, काव्यशास्त्र, ग्रामर, टीचिंग मेथड और बुक्स सभी को उसी इंटरेस्ट से पढ़ाए, सभी में पूरी तन्मयता से पढ़ाए, ऐसा नहीं है। कहीं पे इतिहास पढ़ा के क्लास खत्म, कहीं पे काव्यशास्त्र पढ़ा के फॉर्मेलिटी, कहीं पे ग्रामर के भरोसे, कहीं पे रो के क्लास, अटक के क्लास, और कहीं पे 5 दिन में टीचिंग मेथड। ऐसा होता है। तो ये तो मुझे पता है कि मेरी क्वालिटी है। तो अभी हमने ऑफर दिया था बच्चों को, वो तो देखो जैसा गुड़ घोलोगे उतना मीठा होगा, हाँ या ना। अभी तो हो रहा है ना, अभी तो संधि हुई है, अभी तो वर्ण हुए, अभी तो समास चल रहे। अब बोल के बोलो ना, अब बोल के बताओ कि अब तुलना करो ना मार्केट से, किसी कॉपी उठाओ और मार्केट से तुलना करो, फिर पता चलेगा कि उसके में हमारे में कितना अंतर है, समझाने में, पढ़ाने में, लिखाने में। पर प्रॉब्लम क्या है कि गुड़ जैसा गुड़ोगे मीठा ऐसे होगा। मुख्य बात यह है। अब आगे सुनो, इनमें क्या होगा, छोटी संख्या पहले आती है और बड़ी संख्या बाद में आ रही है। कैसे, 6, 20, 8, 30, 2, 70, 9, 80। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखो यहाँ पे संख्या संकेत मात्र करती है। क्या करती है, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70, 70 का मतलब 70, और यहाँ पे 80 मतलब 80। तो संख्या संकेत मात्र करती है। चूंकि ये अपन लोगों के द्वारा बनाए गए शब्द है, तद्भव शब्द है, मनगढ़ंत शब्द है, तो इनके ऊपर संधि का भी कोई रूल लागू नहीं होता। लिखेंगे क्या, जो छोटी संख्या है वो पहले लिखी जाएगी, और जो बड़ी संख्या है वो बाद में लिखी जाएगी। 6 और 20, 8 एवं 30, 2 व 70, 9 तथा 80। ठीक है, और एवं तथा वे लगा दिया। बताओ कौन सा समास हुआ, इतरेतर द्वंद्व। लैंग्वेज लिखेंगे, लिखो नियम नंबर 1। यदि एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या मिलकर किसी समास का निर्माण करे, यदि एक छोटी संख्या और दूसरी बड़ी संख्या मिलकर किसी समास का निर्माण करे, तो वहां पर दोनों के बीच और का प्रयोग होता है। और का मतलब और एवं तथा वे चारों आगे, तो वहां पर दोनों के बीच और का प्रयोग होता है। तो वहां पे दोनों के बीच और का प्रयोग होता है, और इसे
और इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। और इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसे? इतरेतर द्वंद्व समास। और ये लिख दीजिएगा। और ये उदाहरण लिख लीजिएगा। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाओ। नियम नंबर 2। अच्छा, एक बात और सुनो, नोट लगाओ पहले। यहीं पे नियम नंबर 2 लिख दिया क्या? बाद में लिख देंगे, ठीक है। एक नोट लगाना था हल्का सा। कभी कभी 3 शब्द मिलकर भी, कभी कभी 3 शब्द मिलकर भी सामासिक पद का निर्माण करते हैं। तो वहां पर मौजूद समास इतरेतर द्वंद्व होता है। तो वहां पर मौजूद समास क्या? इतरेतर द्वंद्व होता है। लेकिन शुरुआत के दोनों पदों के बीच में, शुरुआत के दोनों पदों को एक मानकर, लेकिन शुरुआत के दोनों पदों को एक मानकर, शुरुआत के दोनों पदों को एक मानकर उनके बीच कॉमा लगाया जाता है। ताकि विग्रह में, ताकि विग्रह में तीसरे पद को अन्य पद माना जा सके। ताकि विग्रह में तीसरे पद को अन्य पद माना जा सके। ताकि विग्रह में तीसरे पद को क्या? अंतिम पद, अन्य या अंतिम पद, अंतिम पद, सॉरी, तीसरे पद को अंतिम पद माना जा सके। तीसरे पद को अंतिम पद माना जा सके। कैसे? जैसे मैंने लिखा तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान, लाल बाल पाल, हाथी घोड़ा पालकी, और जर जोरू जमीन। आगे सुनो, अंतिम पद किसको मानना है? लास्ट वाले को। शुरुआत के दोनों पदों के बीच में कॉमा, तो यहां क्या लिखेंगे? तन कॉमा मन, और ये हो गया धन। अब बीच में क्या बच गया? और। समझ गए? ऐसा नहीं हो जाए कि तन और मन और धन, ऐसा गलत मत लिख देना, ठीक है? रोटी कॉमा कपड़ा बे मकान,
लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक एवं पाल बिपिन चंद्र पाल। हाथी कौमा घोड़ा एवं पालकी। जर मतलब धन, जोरू मतलब पत्नी तथा जमीन। सब में कौन आया साहब? और का प्रयोग होगा तो समास बताइएगा। इतरेतर द्वंद्व समास। समझ में आ गया? तो इतरेतर द्वंद्व वहां पर भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या में भी होता है और यहां पर 3 पदों में भी होता है। चलें आगे। ठीक है, गिनतियों में समास हम पढ़ रहे थे। पहला रूल पढ़ा इतरेतर द्वंद्व वाला। दूसरा सुनिए, जैसे मैंने लिखा 10-20, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिखना मत। इसका मतलब हुआ 10 या 20। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 10 से लेकर 20 तक। हाँ या ना? लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं 150, इसका मतलब आप लिखेंगे 100 या 50। ठीक, यहां पे ऐसे लिख सकते 100 से लेकर 50 तक, क्योंकि उल्टा नहीं लिखा जाता। आरोही क्रम में लिख दिया जाता है, अवरोही क्रम में उल्टा नहीं लिखते। ठीक है, अब आपसे कोई कहते कि मुझे 5-10 रुपए दे दो, तो आप उसको 6 भी दे सकते हो, 7 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, 9 भी दे सकते हो। हाँ या ना? तो 5 से लेकर के 10 तक हो गया। या आप उसे जब बोलेगा वो, तो आप उसने जैसे कहा कि 5-10 रुपए दे दो, उसका मतलब है उसका कि 5 दे दो या फिर 10 दे दो। ठीक है, तो ये जो है ना, जब संख्याएं या तो एक दूसरे की डबल हो, 10 का डबल कितना? 20, या एक दूसरे की हाफ हो, 100 का आधा 50, तो वहां पर दोनों के बीच किसका प्रयोग हो रहा है? या का प्रयोग होता है। से लेकर तो नॉर्मल लगा देते हैं बढ़ते क्रम में, नॉर्मली या का प्रयोग होता है, और इसलिए यहां पे समास कौन सा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व? लिखो, यदि 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 दो संख्याओं के बीच यदि दो संख्याओं के बीच आधे या दुगने का संबंध हो, यदि दो संख्याओं के बीच आधे या दुगने का संबंध हो, तो वहां कौन सा? तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है।
तो वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। ठीक, और ये लिख दीजिए। नहीं, हलवाई बनेगी तो जब आएगा, एग्जाम में थोड़ी आएगा। सेंट्रल के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, राजस्थान में नहीं पूछा गया। राजस्थान में तो इतने तक द्वंद्व पूछा है अब तक, 26-38 वाला ही। लेकिन टीचर का काम है पूरा पढ़ाना। समझ में आया कि छोड़ दूं? एक ही बहुत है। रूल है 5, तो पूरा पढ़ाएं कि छोड़ दें? अरे फीस पूरी दी है ना, तो सिलेबस भी पूरा करोगे कि आधा करोगे? कुछ भी हो सकता है, एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। वो जो प्रश्न अपन को बहुत सीधे लगते हैं वो भी टपकते हैं, तभी तो लोगों के नंबर आते हैं थोड़े बहुत। लेकिन सिलेक्ट कौन होता है? जिसने टफ प्रश्न को कर दिया, जो दुनिया नहीं कर पा रही तो उसको कर दिया। और वो प्रश्न 10-5 ही तो होते हैं पूरे पेपर में, बाकी तो सब नॉर्मल है। इसके बाद आगे चलते हैं। नियम नंबर 3, तीसरे पे आ जाओ। तीसरी बात सुनो, जैसे मान लो मैंने लिखा 19-20 और मैंने लिखा 21-20। जैसे कोई बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो मैं कह दूंगा ये 19-20 का मामला है। 19-20 मतलब 19 या 20, या मैं ऐसे लिख दूं 21-20, इसका मतलब 21 या 20। आप 19-20 को ये भी लिख सकते हैं क्या, 19 से लेकर 20 तक, ये भी तो लिख सकते हो, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो से लेकर लगा सकते हैं या की जगह। डायरेक्ट कभी यूं मत लिख देना 19 या 20, क्योंकि हमेशा शब्दों में लिखना होता है ग्रामर को, ठीक है, अंकों में नहीं लिखते। आगे सुनो, यहां पे आप देख रहे हैं, जैसे कोई मान लो लड़की देखने गए, बोले शादी हो गई फिक्स, बोले हाँ सगाई पक्की है। बोले कैसा है रिश्ता, कैसी है जोड़ी, बोले 19-20 का ही मामला है, सब ठीक है। या जैसे आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, आपसे कोई कहते आपने व्यापार कर रहे थे ना, पार्टनर के साथ बात हो गई कंप्लीट, बोले हाँ बस लगभग हो गया, कुछ 21-20 बाकी है वो कर लेंगे। तो ये 21-20 19-20 क्या है, उसकी विशेषता है। व्यापार में कितना बच रहा है 21-20, या शादी में कैसा मामला है 19-20 का है, तो ये चलने लायक है। तो ये विशेषता है उसकी। और जब भी कोई विशेषता बताएगा तो वो कर्मधारय समास क्या कहलाएगा। आप किसी से कह सकते हैं ना, बोले ठीक है सब लिखा दिया 19-20 तो चलता है, तो 19-20 क्या है वहां विशेषता। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में +-1 का अंतर हो, यानी या तो एक कम या एक ज्यादा, तो निश्चित एक क्रमिक संख्याएं होंगी, या तो इधर या इधर। तो जब दो क्रमिक संख्याओं के बीच +-1 का अंतर हो तो वहां पे विशेषता का भाव होता है, इसलिए वहां पर कर्मधारय समास होता है। रूल नंबर 3 लिखो, जब दो क्रमिक संख्याओं के बीच +-1 का अंतर हो, कोष्टक लिख दो, अर्थात एक कम या एक ज्यादा। जब दो क्रमिक संख्याओं के बीच +-1 का अंतर हो, अर्थात एक कम या एक ज्यादा, तो वहां विशेषता का भाव होने के कारण,
तो वहां विशेषता का भाव होने के कारण, बोलो क्या, कर्मधारय समास होता है। तो वहां विशेषता का भाव होने के कारण कर्मधारय समास होता है। ठीक, और ये लिख दो 19-20 या 21-20। इसके बाद आते हैं चौथे रूल पर, नियम नंबर 4। चौथा नियम क्या, सुनिएगा। देखो, उन है ना, उन एक उपसर्ग है, पता है आपको, तद्भव उपसर्गों में आता है। उन हिंदी का उपसर्ग है। उनका मतलब होता है एक कम। यस या नो? जैसे 29 एक कम 30, 19 एक कम 20, 59 एक कम 60, 69 59 49 89। 89 का मतलब एक कम 90 नहीं होता। नहीं होता। नवासी का मतलब एक कम कब बोलेंगे, जब उन लगेगा। नवासी में उन कहाँ लग रहा है, नव लग रहा है। नव, नव का मतलब 79 में एक कम 80 हो गया ना। 59 में, 49 में, 29 में, 19 में, हर बार उनका मतलब, उनका मतलब एक कम। तो एक कम होता है जब उन लगता है। नहीं, कहाँ है, कहाँ लग रहा है उन? मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, मैं बढ़िया थोड़ी हूँ जो हिसाब संभाल लूंगा। मैं तो शब्द की बात कर रहा हूँ। 89 में उन कहाँ आया? 89 में क्या आया? नव और 80। समास कौन सा है? इतरेतर द्वंद। कौन सा समास था ये? और वहां पे 59 49 29 उन क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग है तो समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। इसलिए 89 में अव्ययी भाव नहीं है, बाकी सब में। नहीं आया समझ में? अभी मैंने लिखा 59, समास बताओ। एक कम 60, उन क्या है? उपसर्ग है। समास कौन सा हो गया? अव्ययी भाव। आपसे कोई पूछे 29 एक कम 30, समास कौन सा? अव्ययी भाव। अब आपसे कोई पूछे 89, आप कहेंगे 9 और 80, समास कौन सा? इतरेतर द्वंद। इसमें नहीं आएगा वो। समझ में आ गया? लिखो, उनका शाब्दिक अर्थ है एक कम। उनका शाब्दिक अर्थ है एक कम। उनका शाब्दिक अर्थ है एक कम। चूंकि यह एक तद्भव उपसर्ग है, अतः चूंकि यह एक तद्भव उपसर्ग है, मतलब हिंदी का उपसर्ग, आगे पढ़ाएंगे आपको। चूंकि यह एक तद्भव उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, अतः उपसर्ग होने के कारण यहां पर अव्ययी भाव समास होता है।
अतः उपसर्ग होने के कारण यहां पर क्या, बोलो, अव्ययीभाव समास होता है। अतः उपसर्ग होने के कारण यहां पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। उदाहरण 59 एकम 60, 29 एकम 30, 69 एकम 70। और इसके बाद अंतिम रूल, नियम नंबर 5। पढ़ क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो? गिनतियों में समास। पहला रूल क्या था? एक छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या मिलके बनाएगी, छोटी पहले लिखेंगे और का प्रयोग होगा, इतने तदंत होगा, हाँ या ना? दूसरा, दो संख्याएं आएंगी, या तो आधा होगा उनके बीच में संबंध या डबल का होगा, वैकल्पिक द्वंद्व कहलाएगा। तीसरा रूल क्या था? दोनों संख्याएं क्रमशः आएगी, उनके बीच में एक कम या एक ज्यादा का संबंध होगा, कर्मधारय समास कहलाएगा, विशेषता बताएगी। चौथा रूल क्या था? उन आएगा, एक कम होगा, इसका मतलब उपसर्ग है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, नंबर 5 लिखिएगा। एक से 9 तक की सभी संख्याओं व 10 के पूर्णांकों, पूर्णांक मतलब गुणजों, गुणज मान लीजिए, में कोई समास नहीं होता है। आपसे कोई पूछ ले 10, 6, 4, 50, 90, 2, आप पूछ ले कोई इनमें समास बताओ, आप क्या लिखेंगे? कोई समास नहीं, नो कंपाउंड्स, कोई समास नहीं होता भाई साहब। 1 से 9 तक की संख्या और 10 के गुणजों में कोई समास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? समास कब होता है? जब दो पद मिलते हैं। जो मिल ही नहीं रहा यहां पे, 4 पद ही एक है, मैंने लिखा 10 पद ही एक है, 10 के गुणज कर लो, 10 के पूर्णांक मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, गिनती 100 तक ही तो होती है। और 1 से 9 तक की संख्या जैसे 4, 6, 5, 8 कुछ भी। अब इसमें दो पद मिल ही नहीं रहे, 4 में एक ही पद है, 6 में एक ही पद है, 50 में एक ही पद है, 70 में एक ही पद है, दूसरा है ही नहीं। तो जब पद दो मिलेंगे नहीं तो काय का समास? तो उनमें कोई समास नहीं होता। बात क्लियर? तो ये सारे थे आपके क्या गिनतियों में समास। कोई जरूर नहीं है हर शब्द में संधि हो, जरूर नहीं है हर शब्द में समास हो। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं अगले पे। अगले हेडिंग डालिएगा आप, बहुब्रीहि समास। लिखा नहीं तो इससे लिखिएगा। जीके कहां से पढ़ें? एक तो जीके भी अपडेट हो रही है, कोर्स चेंज होने की संभावना है जीके का। तो नई सरकार में कुछ जीके हो सकता है चेंज होके आ जाए, तो सब्जेक्ट मजबूत करके रखो। अभी जीके में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। जो भी जिले वगैरह बनाए हैं उनको लेकर भी अभी
कुछ इश्यूज हैं। जीके की जो किताबें हैं ना वो भी अपडेट होंगी दोबारा। आप जो भी पढ़ रहे हो ना वो सब चीज हो सकता है वापस। अब जो संविधान है उसमें तो क्या चेंज होगा, ठीक है। इतिहास है उसमें क्या चेंज होगा, बाकी ज्योग्राफी बदलेगी। ज्योग्राफी के आधार पे आर्ट कल्चर थोड़ा सा बदल सकता है। भाई राजस्थान का जो पार्ट है वो तो चेंज हो सकता है ना। बाकी जैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आर्थिक समीक्षा वगैरह के पार्ट है, उसमें क्या चेंज होगा। जो चीजें हैं वो तो हैं, उन्हीं को पढ़ लो। जो कोई मान लो फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, उसके मैथ भी आती है, उसके इंग्लिश भी आती है, 5-5 क्वेश्चन तो आएंगे ना, साइंस भी आती है, तो वो 5-5 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, उसमें कोई खास चेंज होने की संभावना नहीं है। टॉपिक लगभग वही रहते हैं। लेकिन जो ये अभी थोड़ा सा सरकार बदली है और पुरानी सरकार ने जो भी कुछ किया था आनन फानन में, नई सरकार उनको माने तो माने, नहीं माने तो इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सुबह आप लोग लेट आए थे, सुबह मुख्यमंत्री जी 7 बजे अपने यहीं से आगे से निकले थे, सेंटर पार्क घूमने गए थे, ये सिटी पार्क, तो ये पूरा बंद कर रखा था 7:30 बजे। कल यहीं से निकले थे पेट्रोल पंप के आगे से। ऐसे थोड़ा जल्दी आके पूछ लिया करो कभी घूमने जाए तो क्या विचार है आपका। हाँ, हालांकि इतना काफिला था कि बड़ी दिक्कत थी, पूरा रोड बिल्कुल बंद कर रखा था 7:30 के लगभग, रोक रखा था सारे वाहनों को, कि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ गई थी। सिटी पार्क ये रहा ना बगल में, सिटी पार्क जानते हो ना, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो क्या है कि सुबह सुबह उठ के क्या पता दोबारा कभी 7-8 बजे फिर घूमने आ जाए, तो यहाँ लाइन लगा लो, खड़े हो जाया करो, बस एक बार गाड़ी के आगे पूछना, बोले सिलेबस चेंज कर रहे हो कि नहीं करें, बस। मुख्यमंत्री जी से पूछ लो, जब बगल से जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पूछ लो, ठीक है। हाँ, नहीं मैं तो क्या पूछूंगा। अपने वो एक सर हैं, नाम बता दूंगा, तुम उनके पीछे लग जाओगे, उनके फूफा जी हैं वो, तो उनके पास तो नंबर भी है, बात भी होती है। अब फूफा जी हैं तो भुआ दी है तो बात तो करेंगे ही, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं उनको, मेरे करीबी है, तो वो बता देंगे आपको। मुख्यमंत्री जी का नंबर उनसे ले लो, मैं तो लिए नहीं, क्या करूंगा, मेरे को तो काम होगा तो उनसे करवा लूंगा सर से ही। नहीं नहीं, पर्सनल नंबर थोड़ा सा एक व्यवहार वाली बात है। बाकी देखो मेरे को तो इतनी जानकारी है अभी, बाकी तो सरकार तो हूं नहीं मैं, बाकी मेरे को इतनी जानकारी है कि अभी संविधान, इतिहास, इकोनॉमिक्स के जो पार्ट है उनमें कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर विशेषकर इसमें थोड़ा सा आपको फूंक फूंक के पाँव रखना है, क्योंकि अभी हो सकता है आप पढ़ लो कुछ और बाद में कुछ और बदल जाए। और आपको पता होगा कि DSSSB का तो जो सिलेबस है उसके लिए कमेटी बिठा दी है और बाकायदा सिलेबस का रिव्यू चल रहा है, तो काफ़ी कुछ बदलेगा उसमें, काफ़ी कुछ बदलेगा उसमें, समझ गए। बाकी अपने जो समास है बहुब्री, 6 नंबर पे तो 6 नंबर पे रहेगा, 5 में नहीं बदलेगा, ठीक है। भाषा कभी वो दिक्कत नहीं होती। तो लिखिए अगला हेडिंग नंबर 6, बहुब्री समास। छठा लिखिएगा बहुब्री समास। अनीता कुमारी कह रही हैं कि नेट का सिलेबस थोड़ा यूनिट वाइज करवा दो। नेट का क्या है, देखिए ज़्यादातर चीज़ें रिकॉर्ड दे रखी है, कुछ चीज़ें हैं वो आपको अभी लाइव करवाएंगे पहले, या फिर रिकॉर्डेड दे देंगे, यूनिट वाइज ही करेंगे उसको, है ना। वो डिवीजन जो है यूनिट वाइज उसको कर देते हैं, करवा देते हैं। आप सही कह रहे हैं, करवा देंगे। और कोई समस्या ऑनलाइन वालों? उषा जहांगीर जी, सुमित्रा कड़वाशरा, बलीराम, ये विद्यार्थी पढ़ते हैं रोज, ये बढ़िया बात है, वरना आदमी आलस्य भी कर सकता है, कभी बाहर धूप में बैठ लेते हैं, बाद में देख लेंगे क्लास, तो ये अच्छी बात है। और आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करी थी सेलेक्ट हुए हैं इस बार, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में बहुत ज़्यादा हुए हैं, मतलब ऑफलाइन वालों से कहीं ज़्यादा आंकड़ा है उनका हमारे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन वाले अच्छे होते हैं। ऑफलाइन वाले तो देखो भाग्यशाली लोग हैं कि मतलब उस जगह पे पहुंच के पढ़ रहे हैं,
कई लोग ये भी सब पढ़ना चाहते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि ऑफलाइन में आपकी तरह ही बैठेंगे क्लास में आके, पर ये नहीं आ सकता। आ कहाँ से जाए वो? ये बलिराम, मैंने उस दिन बात करी थी, बैतूल एमपी से है, तो क्या एमपी से यहाँ आएंगे कोई पढ़ने? एमपी बैतूल का मतलब कोई लास्ट बॉर्डर होगा। तो ऑनलाइन एक अच्छी चीज है, वरदान है। यूपी पुलिस में भी वैकेंसी निकली है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉल आए कि सर आपकी हिंदी पढ़नी है आपसे। अब यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 59,000 कुछ पद हैं, 59,422 कुछ पद हैं, बाकी लगभग 60,000 लोग बोल देते हैं। मैं क्या हमेशा फैक्ट बोलता हूँ ना, ये मेरी आदत है। मैंने ऐसे बोला 59,000 कुछ पद है, इसका मतलब 60,000 पूरे नहीं है, पर बोलेंगे क्या लोग? लगभग 60,000 है। तो वो आपने वो सुन लिया, तो वो पद है। पीएसआई की वैकेंसी है, मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, उसके 900 कुछ पद हैं। अब इन पदों के लिए लोग हिंदी पढ़ेंगे, तो वो क्या यूपी से यहाँ है पढ़ने के लिए? हाँ है। यूपी पुलिस के कांस्टेबल में भी छंद, अलंकार और रस तीनों टॉपिक हैं काव्य शास्त्र के, तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। पढ़ने वाले लोगों के लिए सब बढ़िया है, देखो सिंपल सी बात। जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए सब चीज कठिन है। तो आप तो रेगुलर आइएगा, क्लास पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका ये समास वाला पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद बीच में रोकेंगे इस टॉपिक को, ग्रामर को, और थोड़ा साहित्य स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बीच में रोकेंगे इसको। ओके, थैंक यू।